मुक्तिबोध की कविताएं जो है वो प्रयोगवाद से जुड़ी हैं। जहां प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ से देश दुनिया को देखने का काम हो रहा था दोस्तों, वहीं प्रयोगवाद में व्यक्ति के नजरिए से देश दुनिया को देखने का काम हुआ। और मुक्तिबोध इस सामाजिक स्थिति को तभी बेहतर मान सकते हैं। उनका जो मूल उद्देश्य था कि कोई भी कविता तभी श्रेष्ठ हो सकती है, एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण हो। इसीलिए वो कहते हैं कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक बेहतर चाहिए, और वो मैं हो नहीं पाता। इसी प्रकार की हमको विडंबना ब्रह्मराक्षस जैसे भी कविता में देखने को मिलती है, जहां पे एक नायक है जिसने कई प्रकार के ज्ञानों का अर्जन कर लिया है, लेकिन वह आने वाली जो पीढ़ी है उसको अपना ज्ञान नहीं सौंप पाता है, और इसी विडंबना में वह इसी कुंठा में वह दिन रात घुटता है। इसीलिए कहते हैं कि वह पिस गया भीतरी एवं बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। इसी प्रकार अंधेरे में कविता में जो नायक रखता पुरुष है, वह जबरन सिटकनी को खोलने का प्रयास करता है। जो जंग खाई हुई सिटकनी है उसको जबरन खोलने का प्रयास करता है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि वह सिटकनी खुलती नहीं। इसीलिए कविता की प्रारंभिक पंक्तियों को यदि हम दृष्टिगत करें तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जीवन के बंद अंधेरे कमरों में लगाता है कोई चक्कर बार बार, पर आवाज पैरों की उसकी दिखाई तो देती है पर सुनाई नहीं देती है। इस प्रकार की विडंबनाएं हैं। मुक्तिबोध की कविता जो है वो उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति की चेतना को उद्घाटित करने का प्रयास करती है, जो अवसरवादी हो गया है, जो महत्वाकांक्षी हो गया है, जो चाहता तो है कि मैं उच्च वर्ग की सुविधा को ग्रहण कर लूं, लेकिन निम्न वर्ग के प्रति भी सहानुभूति है। आज का हम परिवेश देखें, आज का परिवेश क्या है? हमारे मन में भी सोते समय ये भाव आता है कि कल को हमारा भी एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे जैसे उच्च वर्ग के लोग जीते हैं। सुविधा को ग्रहण करने की हमारा भी मन करता है, हमारा भी मन लग्जरी गाड़ियों में बैठने का करता है, हमारा भी मन कई प्रकार की ऐसी चीजों को करता है जो पूंजीवाद से जुड़े लोगों ने किया है। लेकिन हम चूंकि निम्न वर्ग से जुड़े हैं तो निम्न वर्ग के प्रति भी सहानुभूति है हमारी है। जब हम मंदिर में जाते हैं या वहां पे बाहर भिखारियों को देखते हैं तो हमारे मन में भी संवेदनाएं उनके प्रति जागृत तो होती हैं, लेकिन विडंबना ऐसी रहती है कि जेब में हाथ डालते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, अभी क्या दिया जाए। इसीलिए कहते हैं मुक्तिबोध अंधेरे में कि मर गया देश और जीवित रह गए तुम, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन। जीवन क्या जिया, लिया बहुत बहुत ज्यादा, दिया बहुत कम, और मर गया देश और जीवित रह गए तुम। मुक्तिबोध की कविताएं जो है वो मानव मन की जो अनुभूतियां हैं, मानव मन का जो साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार है, उसको उद्घाटित करने का प्रयास करती हैं। यह मध्यम वर्ग क्रांति का वाहक रहा है, क्रांति का अग्रदूत रहा है। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इसने कई लक्ष्य निर्धारित किए थे कि देश जब स्वतंत्र होगा तो मानवीय मूल्यों की स्थापना होगी, विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी, सामाजिकता की स्थापना होगी, व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा, हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसको स्थान मिलेगा। हमको तो अपना सारा का सारा हक चाहिए, कम से कम वाली बात हमसे मत कीजिए। लेकिन जब देश स्वतंत्र होता है तो यह मध्यम वर्ग जो था, इसके चाहे इरादे एवं हौसले चाहे जैसे भी हो, लेकिन यह अपने महत्वाकांक्षाओं की जो इसकी पूर्ति थी वो काफी तीव्र थी। यह चांद चाहता है मध्यम वर्ग, इसीलिए मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है। यह मध्यम वर्ग जब उस व्यवस्था में जाकर सम्मिलित हुआ तो उस व्यवस्था का भोग करने लगा, इसने सभी मानवीय मूल्यों को ही बेच खाया यह मध्यम वर्ग। यही मुक्तिबोध की कविताओं की विडंबनाएं हैं। ब्रह्मराक्षस कविता में भी यही विडंबना देखने को मिलती है कि शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परतक के सोनी बावड़ी के भीतर में जो बसे जल में जो सीढ़ियां हैं, ठंडे जल में जो सीढ़ियां हैं, समझ ना आता कि बात का आधार कैसे हो। घिस रहा है देह पर फिर भी मैल। ब्रह्मराक्षस अपना शरीर घिस रहा है, काफी शरीर घिस रहा है, लेकिन उसके मन का जो मैल है वो नहीं मिट पाता है। यही ट्रेजेडी है मुक्तिबोध की कविताओं की।
मुक्तिबोध की कविता दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दो पृष्ठभूमियों को आधार बना के लिखी गई थी। यह 1957 में लिखी गई कविता है, जब देश स्वतंत्र हो चुका था, और 1957 में यह लिखी गई कविता, पहले इसका जो शीर्षक था वह आशंका के दीप अंधेरे में था। मुक्तिबोध ने ही इसको सुझाया कि आप इसका नाम अंधेरे में ही कविता रखिए, इसलिए इसका नाम अंधेरे में कविता हुआ। मुक्तिबोध की कविता जो है वह, उनकी कविता के दो हथियार प्रमुख हैं। पहला आत्मसंघर्ष, दूसरा सामाजिकता बनाम व्यक्तिवाद। मुक्तिबोध की कविताएं अंधेरे में जो है वह ऐसा माना जाता है, इसकी जो पृष्ठभूमि रही है वो एम्प्रेस मिल के गोलीकांड पे आधारित रही है, जिसमें मजदूरों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसीलिए अंधेरे में कविता में हम देखते हैं कि जो विचित्र प्रोसेशन, क्विक मार्च की चर्चा की गई है, जिसमें कला बत्तू जारीदार ड्रेस पहने जब वो आता है और रात में जुलूस में तो शामिल होता है, लेकिन दिन में वही लोग षड्यंत्र करते हैं। उस शोभा यात्रा में, उस जुलूस यात्रा में कई विद्वान जन, कई नेतागण, टालस्टाय जैसे, तिलक जैसे जितनी भी लोग थे, महत्व जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो सम्मिलित थे। जो बातें तो कुछ करते थे, लेकिन उनका पर्दे के पीछे जो व्यक्तित्व था वह दूसरा उभर के आता है। रात में वो चलते तो जुलूस यात्रा में है, वो सामाजिकता, व्यक्तिवाद और मानवीय मूल्यों की बात तो करते हैं, लेकिन दिन में वही षड्यंत्र करते हैं। किसका षड्यंत्र करते हैं? मानवीय मूल्यों को समाप्त करने का षड्यंत्र करते हैं। इसीलिए दोस्तों मुक्तिबोध की कविता जो है उसको अभिव्यक्ति की तलाश की कविता माना जाता है। मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की तलाश की कविताएं। उस शोभा यात्रा में, उस जो शोभा यात्रा है उसमें जितने भी लोग हैं, चाहे साहित्यकार हो, चाहे विद्वान जन हो, कर्नल हो, मार्शल हो, जिन्होंने समाज में अपनी एक ऐसी पृष्ठभूमि, ऐसी छवि का निर्माण किया है जिससे लगता है कि यही सर्वे सर्वा है, लेकिन दिन में वो बैठकर षड्यंत्र रचते हैं, मानवीय मूल्यों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचते हैं। इसीलिए मुक्तिबोध की कविताओं में हमें विद्रोह, भले धूमिल की तरह विद्रोह नहीं दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्रोह हमको सामने नजर आ जाता है। वो कहते हैं अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ एवं मठ सभी। इनकी भी कविताओं में धूमिल की तरह भले व्यवस्था के प्रति तीखा विद्रोह नहीं नजर आता दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं विद्रोह नजर आता जरूर है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ एवं गढ़ सभी। इसी प्रकार की पृष्ठभूमि जब हम बाद में रमाशंकर विद्रोही जैसे कविताओं में देखते हैं, रमाशंकर विद्रोही जो ऐसी कविता लिखते हैं जिसमें विद्रोह, व्यवस्था के प्रति विद्रोह हुआ, या धूमिल जैसे महत्वपूर्ण जो कवि हैं जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, ये जो जंग खाई व्यवस्था है इसको बदलना चाहते हैं। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बीबी हो सकती है, मैं कहता हूं हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून कलकला रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी बीबी को मारा गया, मेरे पुरखने आसमान में अंतर्नाद कर रही है। मैं उस औरत की जली हुई लाश पे सरपटक के सर जान दे देता दोस्तों, अगर मेरी एक बेटी न होती तो। और बेटी है कि कहती है पापा अब हम पे भावुक होते हैं, लड़कियां तो लड़कियां हैं जो शादी के बाद चूल्हे में झोंक दी जाती हैं। दोस्तों इसी प्रकार की विडंबनाएं जो है वह मध्यम वर्ग के साथ जुड़ी रहती है। मध्यम वर्ग, मुक्तिबोध की कविता ज्ञानात्मक संवेदना एवं संवेदनात्मक ज्ञान की कविता है। यह मध्यम वर्ग जो है यह पढ़ा लिखा तो बहुत है, यह ज्ञान विज्ञान की राजधानी है, इसने अपने मस्तिष्क में कई प्रकार का ज्ञान का संचय तो कर लिया है, लेकिन इसकी जो मूल समस्या है, जो मूल ट्रेजेडी है, वह आने वाली पीढ़ी को अपना ज्ञान सौंप नहीं पाता है। इसीलिए मध्यम वर्ग खीज में रहता है, एक छटपटाहट में रहता है दोस्तों, एक द्वंद्व में फंसा रहता है यह मध्यम वर्ग।
मध्यम वर्ग की इस समस्या को ही इस कविता में उजागर किया गया है और यह दिखाया गया है कि जब व्यवस्था में रह के ही व्यवस्था का जब भोग करने लगता है आदमी, तो किस प्रकार से स्थिति जो है वो खराब होने लगती है। और जब नायक अंधेरे में, कविता का नायक इस व्यवस्था को पकड़ लेता है, वह जान जाता है कि जो चारित्रिक विशेषताएं हैं किस प्रकार से गिरी हुई हैं। जो लोग जुलूस में रात में शामिल तो होते हैं लेकिन दिन में वही षड्यंत्र करते हैं, तो वह नायक पकड़ लिया जाता है व्यवस्था के द्वारा। वह नायक पकड़ लिया जाता है व्यवस्था के द्वारा। इसीलिए भूल गलती कविता में भी यही दिखाया है मुक्तिबोध ने कि किस तरीके से भूल गलती आज जिरह बख्तर पहन बैठी है सिंहासन पे। इसीलिए आलोचकों ने इस कविता के संदर्भ में ये कहा, डॉक्टर नामोर सिंह जैसे आलोचकों ने कहा कि यह कविता अस्मिता की खोज है। तो शमशेर बहादुर सिंह जैसे आलोचकों ने कहा कि यह दहकता इस्पाती दस्तावेज है। किसी ने इसे कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद यह भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है सामाजिकता का, उसका एक सुंदर तस्वीर खींचती नजर आती है कि किस प्रकार यह मध्यम वर्ग सुविधा भोगी हो गया है। व्यवस्था में रह के ही व्यवस्था का भोग कर रहा है यह मध्यम वर्ग। और जब कोई भी सर्वहारा वर्ग इस व्यवस्था की चारित्रिक जो विसंगतियां हैं उसको पकड़ लेता है, तो वह बाद में उसको मार्शल लॉ द्वारा उसकी शक्तियों को छेड़ किया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। इसीलिए मुक्तिबोध की कविता या मार्शल लॉ के विरोध में है, तो दूसरी ओर फासिस्ट शक्तियों के विरोध में है, जो अपनी निरंकुशता के द्वारा, अपने व्यक्तिगत लाभ के द्वारा जन सामान्य को केवल कचड़े का ढेर मात्र समझती हैं। कविता में जब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई ऐसी पंक्तियां हैं जो कई बार दोहराई जाती हैं। जैसे रात का पक्षी है, रात का पक्षी है, वह आया चला गया, फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको कविताओं में मुक्तिबोध ने बार बार प्रयोग किया है। कमजोर घुटनों को मसल कर जब मैं बार बार खड़ा होता हूं तो मेरे मन में जो कमजोरियां हैं, मुझे कमजोरियों से ही लगाव है। यह मध्यम वर्ग नहीं चाहता कि उसको तुंग हिमालय पे बैठाया जाए, तुंग हिमाद्री पे बैठाया जाए, क्योंकि वह व्यवस्था में वह सुविधा भोगी है और वह व्यवस्था में जुड़ा रहना चाहता है, वह उसका लाभ उठाना चाहता है। मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे अपनी कमजोरियों से लगाव है। अंधेरे का अस्तित्व मुझे स्वीकार है, तंग कब्र गड्ढे में डाल दिया गया है। इसीलिए देखते हैं कविता जब जब आगे बढ़ती है, अपनी पृष्ठभूमि को निखारती जाती है, तो वह अनेक द्वंद्वों को समेटते हुए चलती जाती है। तिलस्मी, खो, गुफा, बरगद, बावड़ी, जितने भी प्रतीक मुक्तिबोध ने प्रयोग किए हैं वह कहीं न कहीं मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों को दिखाती है। बावड़ी का जल जिस प्रकार स्थिर रहता है वह आगे बढ़ ही नहीं पाता है, उसी में काई जम जाती है। यही समस्या है कि मध्यम वर्ग जो है जहां पे है वह स्थिर हो गया है, वह अपने निरंतर विकास की जो दिशा है उसमें जंग लगा के बैठ गया है, वह आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। यही सारी विडंबनाएं इस कविता की हैं, यही सारी विडंबनाएं ब्रह्म राक्षस कविता की भी हैं। और मुक्तिबोध कहते भी हैं कि मैं छोटी कविता इसीलिए नहीं लिखता हूं, बड़ी कविता इसलिए लिखता हूं क्योंकि इसमें जो है चीजें वो सारी सम्यक तरीके से आगे उद्घाटित होती हुई चलती रहती हैं। मुक्तिबोध की यह कविता दोस्तों छंद मुक्त कविता है, अर्थात यह गद्यात्मक शैली में प्रवाह होती हुई कविता है, जिसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप गद्य को ही पढ़ रहे हैं। इसमें लय, तुक, ताल, विराम इत्यादि की जो योजनाएं हैं उसको जो है अनुसरण नहीं किया जाता है। तो ये छंद मुक्त कविता की विशेषता होती है जो इस कविता में प्रयोग किया है मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध की इस कविता में अंधेरे में का जो नायक है वह बुद्धि वर्गीय जीवी का प्रतीक है। इसीलिए कविता जो है अनेक स्तरों पे अनेक समस्या को उद्घाटित करते हुए चलती है। और यह सिविल लाइन्स है, जैसे कविता में एक जगह एक प्रकरण आता है या एक जगह आता है कि यह सिविल लाइन्स है, मैं अपने कमरे में बैठा हूं और मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता हूं।